नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस की बल्कि पूरे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस क्रांति के कारण न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व के अंदर राजतंत्र विरोधी लहर का जन्म हुआ। तो बात है 14 जुलाई 1789 की सुबह। पेरिस नगर, जो फ्रांस की राजधानी है, में आतंक का माहौल था। सम्राट लुई 16वें ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह फैली हुई थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में जो बास्तिल का कमांडर था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और भी संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ये चित्र आप एक देख रहे हैं। इस चित्र में बास्तिल के किले को ढाए जाने का चित्र है ये, और इसमें चित्रकार ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि बास्तिल के किले को कैसे ढाया गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में 3 वर्गों में बंटा हुआ था। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय एस्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकीलाती, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये थे तृतीय एस्टेट में। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ और उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और जो वर्साय का जहां राजा रहता था, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को अपने साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। अब यहाँ तक तो ठीक है कि सहायता दी, लेकिन इस युद्ध के चलते, इस सहायता के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो 2 पहले का था, 10 अरब लिवरे से ज़्यादा अब हो गया, तो कर्ज हो गया 12 अरब लिवरे से ज़्यादा। लिवरे है फ्रांस की करेंसी। सरकार से कर्जदाता जिन्होंने सरकार को पैसा दिया हुआ था अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था।
18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, जो अभी हमने पढ़ा था बॉक्स में, और केवल तीसरे एस्टेट के लोग, जो जनसाधारण लोग थे, वही कर अदा करते थे। 3 वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, प्राचीन राजतंत्र। इस पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। जब आपसे पूछा जाए राजतंत्र का क्या अर्थ है, तो प्राचीन राजतंत्र फ्रांस में सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए इसका प्रयोग होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, जिसके बारे में हमने अभी देख लिया है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स, जिसमें कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि कार्य करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा, टाइद या टिथे भी लिखा मिलता कई जगह, धार्मिक कर था ये, टाइद या टिथे धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल या टैली प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अभी हम पढ़ लेते हैं नए शब्दों के बारे में। नए शब्द, लिवरे फ्रांस की करेंसी थी, मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट पता ही हमें, वर्ग फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी एस्टेट। पादरी वर्ग चर्च के कार्यों को, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह कहलाता था पादरी वर्ग। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइद या टिथे धार्मिक कर और टाइल या सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ये चित्र देख लेते हैं हम। इस चित्र में बेचारा गरीब आदमी है, वो अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र तक नहीं देखता, उस गरीब व्यक्ति को एक बार भी नहीं देखता। यहाँ कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी, और साथ में लिखा हुआ है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। शैतान कौन है यहाँ पर? शैतान है यहाँ कुलीन वर्ग। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और भी बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द भी पढ़ लेते हैं साथ में हम। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं जीविका संकट। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है उसको बोलते हैं अनाम। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यहाँ जो सबसे अब नई चीज आ रही है वो आ रहा है उभरता हुआ मध्य वर्ग। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे,
परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी की परीक्षा के लिए। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और इसी प्रकार रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। और साथ में मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से जो विशेषाधिकार वाली व्यवस्था है उसके विरुद्ध आम जनता का गुस्सा भड़क उठा। यहाँ पढ़ते हैं स्रोत क्या में प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत कि प्राचीन राजतंत्र में कोई व्यक्ति, वहाँ के लोग क्या सोचते थे। कहता आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा था, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था और वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में जब नौकरी नहीं मिली थी, मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा अभी तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। ये विचार हैं जॉर्ज दांतन के, जो आगे जाकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय बना। द्वितीय पॉइंट में आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की। यही वो क्रांति का समय था और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती है और उनसे बेहतर बर्ताव करता।
जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोजन उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए।